हेलो साथियों। आज मैं आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाने के निर्धारित 30 दिवस के अंदर अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे एफआईआर किस धारा के अंतर्गत करा सकते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए हम देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम अगर आप लगाते हैं और उसके 30 दिवस के अंदर जन सूचना अधिकारी जवाब दे देता है तो अच्छी बात, अगर नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब से लागू हुआ है उसमें अनेक नियम बनाए गए हैं शासन के द्वारा ताकि हमको सुविधाएं या जो भी जानकारियां हैं समय पर मिल सके। परंतु आजकल जन सूचना अधिकारी कई बार कई विभागों के जन सूचना अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से जवाब दे दिया जाता है, कई बार जवाब नहीं दिया जाता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें। प्रथम अपील का प्रावधान है, शिकायत का प्रावधान है, प्रथम अपील अधिकारी के बाद द्वितीय अपील अधिकारी के पास आवेदन का प्रावधान है। परंतु इनके साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन और भी है जिसके अंतर्गत आप एफआईआर करा सकते हैं। किस तरह से करा सकते हैं, आज मैं उसी पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए सेक्शन 7(1) क्या बोलता है। 7(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 7(1) के अनुसार धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सूचना अधिकारी कोई भी आवेदन के अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर, ये देख सकते हैं आप, 30 दिवस के भीतर ऐसे फीस के संदाय पर जो विहित हो उसे अपनी सूचना प्रदाय करनी होगी। अगर किसी कारण से धारा 8 या धारा 9 के अंतर्गत अस्वीकार करता है तो इसकी सूचना उसे देनी होगी। और यदि जहाँ पर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता की बात है तो 48 घंटे के अंदर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देनी होगी। ये 7(1) कहता है, जो सेक्शन 7(1) या धारा 7(1) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है। साथ ही साथ 7(2) कहता है, 7(2) के अनुसार अगर 30 दिवस के अंदर जानकारी नहीं दी जाती है तो यह माना जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया, नामंजूर कर दिया है। साथ ही साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत 8.8 बोलता है, 7(8) धारा 7 के अंतर्गत 8वां पॉइंट बोलता है, जहाँ किसी सूचना धारा 7(8) ये यहाँ पर है। इसमें साफ लिखा है कि यदि जन सूचना अधिकारी, राज्य या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी किसी आरटीआई आवेदन के अनुरोध को अस्वीकृत करता है तो उसको बताना होगा इस अस्वीकृति के पीछे कारण क्या है। साथ ही साथ अस्वीकृति के विरुद्ध अगर कोई अपील की जा सकेगी वो बताना है, और साथ ही साथ यह भी बताना है कि प्रथम अपीली अधिकारी कौन है। कहने का मतलब आरटीआई आवेदन का जवाब जन सूचना अधिकारी से नहीं मिल रहा है और पीआईओ यह सब जानकारी नहीं देते हैं। कौन सी जानकारी? प्रथम अपीली अधिकारी कौन है, आप कितने दिनों के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं, किस तरह से प्रथम अपील किया जा सकता है, ये सब जानकारी नहीं देता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 7(8) का पालन वह नहीं कर रहा है। इस तरह से जन सूचना अधिकारी या पीआईओ अपने आप में एक जो प्रचलित नियम है, कोडिफाइड लॉ जिसको बोलते हैं, उसका पालन नहीं कर रहा है। और इस नियम का पालन नहीं करना ही कोडिफाइड जो लॉ है, कोडिफाइड लॉ या प्रचलित नियम, फाइड लॉ या प्रचलित नियम का पालन नहीं करना अपने आप में कहा जा सकता है कि ये वायलेशन है, रूल का वायलेशन है, प्रचलित नियम का वायलेशन है, जो कि एक लीगल इंस्ट्रक्शन का आपके पीछे कारण बन सकता है। और लीगल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत मतलब आईपीसी की जो धारा है, जो सेक्शन है 166, आईपीसी की धारा 166 इसमें आपको सुविधा देती है, अट्रैक्ट करती है कि आप इसके खिलाफ जा सकें। दोस्तों, आपको इससे पहले जानना पड़ेगा सूचना का अधिकार अधिनियम का सेक्शन 21 या धारा 21 क्या कहना है। देखते हैं नीचे धारा 21, देखिए
देखिए, मिसलेनियस के अंतर्गत धारा 21 में दिया है। साथियों, ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 30 दिवस के अंदर आपको सूचना नहीं प्रदान करता है जन सूचना अधिकारी, तो आप प्रथम अपील धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील में धारा 18 के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि और क्या किया जा सकता है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एफआईआर तक की बात आपके अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का धारा 21 का कहना है, साफ साफ लिखा है कि कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ना होगी। इसमें ये जो टर्म दिया हुआ है सद्भावपूर्वक, या इसको अगर अंग्रेजी वर्जन की बात करें तो गुड फैथ की बात करें, मतलब सद्भावपूर्वक जो भी डिसीजन दिया गया है तो आप इस डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन अगर जन सूचना अधिकारी के द्वारा आपको जानकारी नहीं दी जा रही है या गलत जानकारी दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर वह असद्भावपूर्वक हो गया। असद्भावपूर्वक किए गए कृत्य के खिलाफ आप जा सकते हैं। ये कैसे तय होगा कि सद्भावपूर्वक क्या है और असद्भावपूर्वक क्या है? इसके लिए आईपीसी ने एक डेफिनेशन दिया, वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अभी हम देख रहे थे सद्भावनापूर्वक अगर कार्रवाई करता है तो जन सूचना अधिकारी को संरक्षण है, लेकिन सद्भावनापूर्वक का परिभाषा क्या है? ये भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। आईपीसी की धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई है या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। गुड फैथ इंग्लिश में कहें तो नथिंग इज सेड टू बी डन आर बिलीव्ड इन गुड फैथ विच इज डन आर बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब कि कोई भी बात सद्भावपूर्वक नहीं कही जाएगी जो कि उसके हितों को ध्यान में नहीं रखता है, आवेदक के हितों को ध्यान में नहीं रखता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर सद्भावपूर्वक जन सूचना अधिकारी आपको जानकारी देता है तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, लेकिन जब सद्भावपूर्वक वह कार्रवाई नहीं करता है तब आपके अधिकार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह से अगर जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं प्रदान करता है तो आप पीआईओ के खिलाफ आईपीसी के आरटीआई का उल्लंघन नहीं करने के कारण आईपीसी की धारा 166A 167 के तहत आप एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थाना अधिकारी या संबंधित पुलिस अधीक्षक को आप दे सकते हैं, और उसकी प्रतिलिपि आप जन सूचना अधिकारी या संबंधित विभाग है उसको अवश्य दें। तो निश्चित तौर पे जब वह देखेगा धारा 166A जो कि साफ साफ कहना है कि सद्भावपूर्वक अगर जो भी प्राधिकृत अधिकारी है वो सद्भावपूर्वक आपके साथ कार्य नहीं करता है, गुड फैथ में काम नहीं करता है, तो प्रचलित नियमों के अगेंस्ट काम करने के कारण या वायलेशन करने के कारण, रूल का वायलेशन करने के कारण वह 166A के तहत एफआईआर उसके खिलाफ की जा सकती है। तो आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी, और इस तरह से अन्य कोई भी जानकारी मैं इसमें साझा करता हूँ। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।